हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हम फिर एक नई क्लास में आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये पीवाईक्यू जो रैपिड फायर माध्यम से यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज़ आप लोगों के लिए करवाई जा रही है। तो उसकी एक नई क्लास में आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए फटाफट आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जीएस विद प्रेम से। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो है क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए, आज हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय भूगोल की क्लास चल रही है। आज अगली क्लास में आज हम परिवहन से शुरुआत करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि आज इसको ख़त्म करें। अगर हो पाया तो आज ख़त्म करेंगे, नहीं तो एक क्लास और करेंगे भारतीय भूगोल की। उसके बाद में हम विश्व भूगोल की तरफ चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले सड़क परिवहन के बारे में देखेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेस वे जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, इसके बारे में याद रखेंगे। सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर कौन है? महाराष्ट्र है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग की बात करें तो NH7 जो कि अब NH44 हो गया है। भारत में वह नगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज रेखा जाल में अवस्थित नहीं है तो चंडीगढ़ है। भारत की आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन है खनिज और धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम। तो ये सब हमारे आयात निर्यात को प्रभावित करने वाले संगठन हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर की बात करें तो आगरा, दिल्ली और जयपुर। ये जो है स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित हैं। आगरा है, दिल्ली है, जयपुर। दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग और पोरबंदर सिलचर मार्ग जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे तो झांसी में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। सिक्स पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया नगर है मुंबई तथा पुणे। उसे आप लोग याद रखेंगे। और आज जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश में 8,483 किलोमीटर है। इसे आप लोग याद रखेंगे। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। भारत का वह राज्य जिसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है तो महाराष्ट्र में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का वह राज्य जिसके राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है तो महाराष्ट्र में है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है तो राजमार्ग से संबंधित है। नई दिल्ली कोलकाता ट्रंक रोड रूल नहीं है तो ये आगरा शहर नहीं है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब रेलवे परिवहन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक तरफ रेलवे जोन है, दूसरी तरफ इसका मुख्यालय है जिसको सम्मिलित करना है। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हमारा हुबली में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में। जिसे आप लोग याद रखेंगे। वह राज्य जहाँ रेल यात्री डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है तो पंजाब और तमिलनाडु में। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मैंगलोर को। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है तो सिक्किम और मेघालय है। भारत में पहली बार CNG से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई थी हरियाणा में। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत में अधिकतम रेलवे लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। जल परिवहन और बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम में है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह जो है पारादीप अब गंगावरम आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया तो प्रयागराज से हल्दिया तक। रसायन और रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है दाहेज। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह जो है चेन्नई में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ। राष्ट्रीय जलमार्ग एक संख्या को जोड़ता है प्रयागराज से हल्दिया। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है तो चेन्नई। बाह्य पत्तन का विशेष उदाहरण है हल्दिया। इसे आप लोग याद रखेंगे। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है प्रयागराज से हल्दिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है पटना में। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है तो कांडला में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। वह पत्तन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया तो नाहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन है। उड़ीसा तट पर अवस्थित बंदरगाह है पारादीप। वह तट जो कोचीन बंदरगाह से संबंधित है तो मालाबार तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। इसे आप लोग याद रखेंगे। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है योकोहामा अब नगोया। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है कोच्चि में। राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है हल्दिया प्रयागराज के मध्य गंगा। हवाई परिवहन, अन्य परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट, अदर ट्रांसपोर्ट भारत से चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। पत्तन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है तो ये कांडला में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम मानव प्रजातियां देखेंगे इसके बारे में। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ राज्य है। तो थारू जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बुक्सा जो है उत्तराखंड से, मुंडा जो है झारखंड से, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश से। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जनजातीय जिलों की संख्या सर्वाधिक मणिपुर। भारत के झारखंड राज्य में पाई जाने वाली तमरिया जनजाति पारंपरिक लोकनाट भाट भांड पाथर संबंधित है जम्मू कश्मीर से।
जारावा आदिवासी पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसे आप लोग याद रखेंगे। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है मुंडा जनजाति। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है थारू। 2011 में जनगणना के अनुसार वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है थारू जनजाति है। भारत की वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है तो संथाल जनजाति मानी जाती है। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति की बात करें तो गद्दी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चकमा शरणार्थी जो है बांग्लादेश से संबंधित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। टोडा एक जनजाति जो निवास करती है हमारे नीलगिरी पहाड़ियों तमिलनाडु में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी तो अंडमान निकोबार के निवासी हैं। वह जनजाति जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है तो टोडा जनजाति। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है तो मंगोलॉइड क्षेत्र के होते हैं। हिमाचल प्रदेश का जिला जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है तो चंबा है। गद्दी जनजाति मुख्य व्यवसाय है चलवासी पशुचारण, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम कृषि और पशुपालन की बात करेंगे तो वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है तो धान है। धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है फेरस सल्फेट का। रेनबो क्रांति संबंधित है कृषि और संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुल एमाइलेज पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और अगला हम देखेंगे स्थानांतरित कृषि जो प्रचलित है ये नागालैंड में। कुल उत्पादन के सापेक्ष वह फसल जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है तो चावल में। भारत का राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर तेलंगाना हो गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जया पद्मा और कृष्णा किस धान सीरियल की उन्नत किस्में हैं तो ये धान की हैं। जी हाँ, जया पद्मा और कृष्णा। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसे आप लोग याद रखेंगे। बासमती चावल की रोपाई हो तो उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर। चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूँ की, रेस्ट है गेहूं की फसल का रोग है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं प्रति एकड़ उत्पादन रिकॉर्ड अंक था 2000 किलोग्राम, से आप लोग याद रखेंगे। कहवा की बात करेंगे तो भारत में देश का सबसे अधिक कहवा का उत्पादन कर्नाटक करता है। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए जाते थे चिकमंगलूर जनपद में। कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है कर्नाटक में। कहवा खेती के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है कर्नाटक, इसे आप लोग याद रखेंगे। गन्ने की बात करेंगे तो गन्ना प्रति हेक्टेयर पैदावार गन्ने में रस की मात्रा सर्वाधिक दक्षिणी राज्यों में होती है। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। अब महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु हो गए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश पहले पे है भी चीनी उत्पादन में। भारत का राज्य जहाँ गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक अधिक भूमि है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे भारत का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करेंगे तो गन्ना का। भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है तो गन्ना का है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल राज्य है। कपास की बात करेंगे तो वह देश जिसका कपास प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014-20 में सर्वाधिक तो ऑस्ट्रेलिया का होता है। कपास की दृष्टि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे सोयाबीन की बात करेंगे तो भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश। सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने। तिलहनी फसलों की बात करेंगे तो पीताम्बरी एक प्रजाति है पीली सरसों की। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान, इसे आप लोग याद रखेंगे। अन्य फसलों की बात करेंगे तो वह फसल जो मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है तो आलू है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो केरल है। वह फसल जो रबड़ सहिष्णु है तो चुकंदर है। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है रिले खेती, इसे आप लोग याद रखेंगे। मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम और पायराइट का। 12 पूसा वन प्रजाति है गेहूं की। वह राज्य जहां काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है तो केरल में होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नीली क्रांति का नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि संबंधित है गुलाबी क्रांति से। दुग्ध उत्पादन से वृद्धि संबंधित है श्वेत क्रांति से। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा जिस फल की किस्म हुआ है अंगूर। वह फसल जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है तो सरसों और राई है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह फसल जिसमें नीलहरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होगा तो यह धान होता है। आधारीय बीज पैदा किया जाता है प्रजनक बीज के साथ। उकठा बीमारी से प्रभावित होने वाली फसल है अरहर होती है। उकठा जो है इस बीमारी से हमारी अरहर प्रभावित होती है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। वह जिला जहाँ मार मृदा पाई जाती है तो झांसी में पाई जाती है। वह कड़ जिसका ब्याज 0.02 मिमी से कम होता है तो मृतिका होती है। पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है भूमंडलीय उष्मन के कारण। वह फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं तो मूंग और उड़द होती हैं।
भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन केरल में पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है केरल में। वह किसी जिससे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है तो जैविक खेती होती है। मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का की। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहारित है नागालैंड में। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम, से आप लोग याद रखेंगे। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है तो उत्तर प्रदेश होता है। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है पंजाब, इसे आप लोग याद रखेंगे। स्टॉक फार्मिंग की बात करेंगे तो पशुओं का प्रजनन और पशुपालन से है। भारत का वह राज्य जो हरित गृह कृषि प्रारंभ की है पंजाब में। इलायची एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है केरल में, इसे आप लोग याद रखेंगे। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है तो असम में स्थित है। भारत में तंबाकू 1/3 से अधिक क्षेत्र उत्पादन प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश में। भारत का वह राज्य जिसका तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है 2010 के अनुसार तो आंध्र प्रदेश था। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो तमिलनाडु, जो अब केरल भी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट पे। कौशल फसल की उन्नति के समय मूंगफली की। भिंडी में पीत वर्णशिरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी में। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। ध्यान रहे कि यह जो कृषि के आंकड़े हैं बदलते रहते हैं तो इन्हें आप लोग अपडेट भी कर लिया करें। जो मौजूदा डाटा है वो देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके जो आंकड़े हैं अपडेट होते रहते हैं, तो आप प्रेजेंट टाइम का आंकड़ा एक बार जरूर देख लेंगे। भारत में उत्तर प्रदेश साधारणतः औरों बैंक की खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के क्षेत्र में। भारत में उत्तर प्रदेश जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है गेहूँ और गन्ना। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश मध्य प्रदेश है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। भारत में महाराष्ट्र का फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है कपास। काजू उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। विटीकल्चर द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिसके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक और अधिक पानी। भारत में खाद्य तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले प्रदेश मध्य प्रदेश। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर होता है। भारत का राज्य जो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक है। और दलहनी फसल जो वर्तमान की नत्रजन स्थिति नहीं है तो राजमा है। आम की सर्वाधिक निर्यातित किस्म है अल्फांसो। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर एक तरफ फसल देखेंगे, एक तरफ किस्म देखेंगे तो सरसों जो है बरोड़ा, मटर जो है रचना, अलसी जो है नीलम, चना जो है राधे। तो ये इसके किस्म हैं। सरसों का बरोड़ा है, मटर का रचना है, अलसी का नीलम है, चना का राधे है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम पशुपालन की बात करेंगे तो एक तरफ पशु हैं, दूसरी तरफ नस्ल है। गाय जो है देवनी नस्ल होती है, बकरी की बरबरी होती है, भैंस की भदावरी होती है और गाय की गिर होती है। तो गाय की यहाँ पे देवनी भी होती है और गिर भी होती है। गिर और साहिवाल ये भैंस के बीच में होती हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। गिर और साहिवाल जो है ये गाय की प्रजाति होती है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे गाय की नस्ल की बात करें तो थारपारकर भी एक गाय की नस्ल है। तो यहाँ देख सकते हैं गाय की 3 नस्लों को हमने देख लिया, एक देवनी, एक गिर और एक थारपारकर और एक साहिवाल भी होती हैं। तो इस तरह 4 हमने जान लिया। स्पांजी टिश्यू जो है स्पांजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या के कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो जाता है वह है अल्फांसो। लद्दाख की बकरियों को उनमें बनाया जाता है पश्मीना शॉल बनाया जाता है। भारत का वह राज्य जिससे सर्वाधिक बकरियों की संख्या है तो राजस्थान है और यही पश्मीना शॉल को जीआई टैग भी मिला है लद्दाख का जो है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में देखेंगे तो उनको मिलाएंगे। एक तरफ सही नाभिकीय संयंत्र दिए गए हैं, एक तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। तो कलपक्कम जो है हमारे तमिलनाडु में है, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, काकरापार जो है गुजरात में है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। दूसरी तरफ हम देखेंगे एक तरफ शोध संस्थान, एक तरफ स्थिति। शुष्क वन एवं अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है बेंगलुरु कर्नाटक में, इसे आप लोग याद रखेंगे। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी पांडिचेरी में। भारतीय शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी स्थित है नई दिल्ली में। केंद्रीय एगमार प्रयोगशाला स्थित है नागपुर में। राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। वर्ष 2004 में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल हीराकुंड का विलय कर दिया गया था हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हिंडाल्को हीराकुंड में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है आनंद गुजरात में। भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जोरहाट असम में, इसे आप लोग याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है वाराणसी में। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में, इसे आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी तो 1984 में हुई थी। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस मुख्यालय स्थित है नागपुर में, इसे आप लोग याद रखेंगे।
अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर खेती के लिए फसल चक्र का महत्व, इसे खेती के लिए फसल चक्र का महत्व किस लिए होता है, तो इसके उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित होती है, मृदा कटाव कम होता है। सही सुमेलन की बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर राजस्थान में, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे महाराष्ट्र में, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र अंटार्कटिका में तीसरी स्थायी शोध स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसका नाम प्रस्तावित है भारती, तो ये प्रस्तावित है। अगला देखेंगे फसल प्रणाली शोध निदेशालय कहाँ स्थित है, मेरठ में है। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी स्टेशन का नाम मैत्री रखा गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। एक तरफ अब हम यहाँ विविध में देखेंगे तो एक तरफ स्थानांतरणशील कृषि और एक तरफ राज्य हैं, तो पूनम जो है हमारे केरल में बोला जाता है, बीरा जो है मध्य प्रदेश में, झूम जो है असम में, पोडू जो है उड़ीसा में बोला जाता है। तो ये स्थानांतरी या घुमंतु किसी भी इसे कहा जाता है, तो ये इनके नाम हैं जो जिन राज्यों में बोले जाते हैं। अगला हम देखेंगे किस कुल के पौधे को टापा कपड़ा बनाया जाता है, तो मोरेसी के। अगला हम लोग देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो मत्स्य पालन जो है मछली, फूलों की खेती फूल, रेशम के कीड़ों का पालन रेशम, अंगूर की खेती अंगूर या विटीकल्चर भी इसे कहा जाता है। प्रमाणित बीजों के फैलों का प्रयोग किया जाने वाला टैग का रंग नीला होता है। औद्योगिकरण का अनुसरण करता है नगरीकरण। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता में। वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है तो मध्य प्रदेश है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत में वरिष्ठ आय निर्भरता जो 2011 के अनुसार 14.2% था। भारत में वरिष्ठ आय निर्भरता अनुपात जो है 2011 के अनुसार 14.2% है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया गया है। एकाकी परिवार को माना जाता है एक प्राथमिक समूह, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। फॉन एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड की, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 77.7%, इसे आप लोग याद रखेंगे। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज में, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती में अग्रणी है, तो यह कर्नाटक है। यहाँ उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 2 मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच जल्दी पकने वाले फसल लेना को कहा जाता है कैच क्रॉप, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पे एक तरफ नृत्य दिए गए हैं, एक तरफ माने हुए कलाकार दिए गए हैं। तो कथकली जो है इसके कलाकार कृष्णन नायर, कुचिपुड़ी के राजा एवं राधा रेड्डी, भरतनाट्यम के यामिनी कृष्णमूर्ति और कथक की उमा शर्मा है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास को मतलब भारतीय भूगोल का जो सेगमेंट था ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पर जितने भी इसके PYQ थे सबको हमने डिस्कस कर लिया। लगभग 400 से 500 लगभग PYQ क्वेश्चन थे, जिनको हम 4 से 5 क्लास में हमने इसको सब डिस्कस किया। तो आप लोगों को एक क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसकी थ्योरी सेगमेंट भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसी में आपकी थ्योरी करिए, उसके बाद फिर आपको इसी तरह रिवीजन के लिए PYQ सीरीज़ जो है दिया गया है। यहाँ से करके आप अपने जितने भी आने वाले एग्जाम है, चाहे लोअर PCS हो गया, चाहे AP PCS हो गया, या कोई भी एग्जाम SSC या UP PCS का हो रहा है, तो उसके लिए सब बहुत बेनिफिशियल है। तो यहाँ से आप करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आपकी क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब अगले क्लास में हम आपको भारतीय भूगोल की शुरुआत करेंगे और भारतीय भूगोल से संबंधित जितने भी सवाल उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी PYQ सवाल हैं आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, तो वहाँ से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।